हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 19 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 20 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर आपने पिछले 19 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट है वो जरूर दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 20। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के अंदर 70 प्रश्न है वो दोस्तों जीके के पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित। और यही पैटर्न है वो अपना इसमें रहने वाला है। डिवाइडेशन, अलग अलग सब्जेक्ट के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी दोस्तों आपको इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। राजस्थान भूगोल के सर्वप्रथम 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में असंगत गलत युग्म का विकल्प का चयन करें। दोस्तों, असंगत अपने को बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। देखिए, पनिहारा रण क्षेत्र है वो शेखावाटी में है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। बीड़ा घास के मैदान है ये ढूंढान क्षेत्र में है, दोस्तों बिल्कुल सही है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां डंग गंगधार उच्च क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां दक्कन का लावा का पठार में स्थित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है ये पहाड़ियां, और ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ये अजमेर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रमुख नदी व उसकी सहायक नदियों के युग्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, जमाई नदी की सहायक नदी दोस्तों बांडी व खारी है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, चंबल नदी की सहायक नदी सीप कुराल मेज है, ये भी बिल्कुल सही है। बाणगंगा की सहायक नदी सूरी सावन पलासन है, ये भी बिल्कुल सही है। काकनी नदी की सहायक नदी दोस्तों कातली और नीमड़ा दे रखा है। ये काकनी नदी दोस्तों कहां पर बहती है? तो ये जैसलमेर में बहती है और ये एक मौसमी नदी है, सिर्फ और सिर्फ वर्षा के दिनों में बहती है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। कातली नदी एक अंतः प्रवाह की नदी है और ये दोस्तों गणेश्वर के क्षेत्र में से निकलती है दोस्तों, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, कातली और नीमड़ा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये असंगत विकल्प है। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जोधपुर, गलत हो जाएगा। देखिए, राज्य का यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो जैसलमेर है, ना कि जोधपुर, ठीक है। तो यहां पर है दोस्तों, क्या उत्तर हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये पहला ही कथन है वो क्या है? असत्य है। बाकी दूसरा देखिए, राज्य का सर्वाधिक गर्म व ठंडा जिला चूरू है, बिल्कुल सही है। राज्य का औसत वार्षिक तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल सही बात है। राज्य का न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से अयस्क व उनके प्राप्ति स्थलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? एक युग्म सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, लीलवाड़ा नाम तो सुना ही होगा, तलवाड़ा, मैग्नीज, यहाँ पे बोलेस्टोनाइट दे रखा है, गलत दे रखा है। यहाँ पे देखिए, बदवासी, फलसुंड, जिप्सम, ये दोस्तों बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये एक ही युग्म है वो उसमें क्या दे रखा है? सही दे रखा है। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के लक्षणों से संबंध है? निम्न में से कौन सा विकल्प है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के लक्षणों से संबंध है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है।
ग्रीष्मकालीन तापमान 28 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकालीन तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रमुख वनस्पति पर्वतीय व पतझड़ वनस्पति आम, आंवला, खेर, बहड़ आदि है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये उपाद्र जलवायु प्रदेश के लक्षण है दोस्तों, ये तीनों के तीनों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश है ये दोस्तों। यहाँ पर वर्षा है वो कितने सेंटीमीटर होती है? तो दोस्तों 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। ये वर्षा का क्षेत्र है 10 से 25 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र, शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। साल वन क्षेत्र है ये दोस्तों 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत है। बिल्कुल सही बात है। मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन ये देखिए 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में ये मिश्रित पतझड़ वन है वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। मिश्रित पतझड़ वन है ये दोस्तों 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे 70 से 80 है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये 150 सेमी वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में दिया गया युग्म असंगत है? किस विकल्प में दिया गया युग्म असंगत है? देखिए यहाँ पे कोप मृदा दोस्तों, कोप मृदा है ये भरतपुर, धौलपुर, दौसा, उदयपुर, टोंक व सवाई माधोपुर में ये कोप मृदा है पाई जाती है। लाल व पीली मृदा नागौर व पाली, ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। ये लाल व पीली मृदा है ये अरावली प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है ये। ठीक है, नागौर व पाली इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। लाल लोमी मृदा है ये मध्य व दक्षिणी उदयपुर और डूंगरपुर में ये पाई जाती है, लाल लोमी मृदा। बिल्कुल सही बात है। डी नंबर का ऑप्शन देखिए, लाल व काली मृदा भीलवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये गलत दे रखा है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मृदा अपर्दन 3 प्रकार से होता है, लंबवत अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन व चादरी अपर्दन। इनमें से किस प्रकार का अपर्दन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होता है? बताइए कौन सा अपर्दन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लंबवत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लंबवत अपर्दन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? कौन सा तथ्य असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 5.66% है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 6ठा स्थान है, गलत हो जाएगा दोस्तों, 8वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, जैसलमेर की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का 0.9% है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, 0.9% है। और देखिए दोस्तों, इसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, यहाँ पर 6ठे की जगह 8वां स्थान आएगा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? बताइए कौन सी नदी बेसिन है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो पता तो चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए लूनी बेसिन ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चंबल नदी भी आप सभी को पता है कि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, और मध्य माही बेसिन है ये भी पूर्वी मैदानी का भाग का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों गलत युग्म को क्या करना है? पहचानना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें मालपुरा करौली मैदान
मालपुरा करौली का मैदान है, ये बनास बेसिन का भाग है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए बीहड़ प्रदेश, ये चंबल बेसिन का भाग है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ जिला, ये काठल का मैदान का भाग है, बिल्कुल सही है। झालावाड़ जिला चंबल बेसिन, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, झालावाड़ जिला है ये चंबल बेसिन का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गलत युग्म को पहचानना है, तो प्रतापगढ़ जिला, यहाँ पे देखिए बेसिन का पूछा है, यहाँ पे काठल का मैदान दे रखा है, देखिए काठल का मैदान है, ये प्रतापगढ़ जिले में है, लेकिन बेसिन के बारे में पूछा है तो यहाँ पर माही बेसिन आना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। वैसे तो काठल का मैदान सही है, लेकिन बेसिन के बारे में, बेसिन का पूछा है ये प्रश्न है, तो यहाँ पर माही बेसिन आना चाहिए था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में थोंटवेट के जलवायु प्रदेश है ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? बताइए ईएडी में कौन सा क्षेत्र है वो नहीं आता? यहाँ पर देखिए ईएडी में अर्धशुष्क क्षेत्र आता है, ठीक है, अर्धशुष्क। और अर्धशुष्क में दोस्तों देखिए बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, ठीक है, जोधपुर आता है, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं आता दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये एक अंतर प्रवाह वाली नदी है, और ये इसके क्षेत्र को दोस्तों तोरावाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावाटी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का सामना कर रहे हैं? बताइए कौन से जिले आवश्यकता से अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगानगर व हनुमानगढ़। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में 32.5% रही। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सभी जिलों की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है, ठीक है, कमी आई है। राज्य के सभी जिलों की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है। तीसरा देखिए इसमें सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो दोस्तों कमी तो कहां से आई होगी? कमी तो इसमें नहीं आई है, क्योंकि 32.5% तो ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर ही देखिए वृद्धि दर्ज की गई है, 32.5%, कमी नहीं आई, ठीक है। तो ये पहला ही कथन है वो इसमें सही हो जाएगा, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.95% है, ये भी गलत हो जाएगा। कितना है? तो दोस्तों 2.13% है, 2.13% है वार्षिक वृद्धि दर। तो ये सी नंबर वाला भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए NH8 है, NH8 है वो सर्वाधिक व्यस्त है, और इसका नया नाम है वो है दोस्तों NH48। ये भी आपको इसमें याद रखना है, कितना है? NH48। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जल द्वारा मिट्टी का अपरदन मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में होता है? जल द्वारा मिट्टी का अपरदन मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए दक्षिणी जिलों में, पूर्वी जिलों में। आप सभी को पता है कि चंबल नदी में सर्वाधिक अपरदन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए तथा बी दोनों में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन है वो नहीं पाए जाते? बताइए निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो नहीं पाए जाते हैं? बताइए नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कहां पर?
नहीं पाए जाते, जालोर में नहीं पाए जाते दोस्तों ये, ठीक है, जालोर में। बाकी अलवर, बांसवाड़ा और बूंदी में ये पाए जाते हैं। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे लूनी बेसिन बताया था मैंने आपको, लूनी बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो वो है देखिए, जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप को रोकना, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण को स्थिर रखना, ये भी बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग 2 के अंदर देखिए राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ेंगे भाग 2 में, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता से कृपीस वर्णी मध्य पात्र प्राप्त हुए हैं? बताइए, किस प्राचीन सभ्यता से कृपीस वर्णी मध्य पात्र प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो ये गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गणेश्वर से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। देखिए दिवेर का युद्ध है वो 1582 में लड़ा गया, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया, बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह बने, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो क्या है दोस्तों? सत्य है। उपरोक्त सभी कथन है वो क्या है? सत्य है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए एक तरफ मेला दे रखा है, दूसरी तरफ स्थल दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं धनोप माता का मेला है वो भीलवाड़ा में लगता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सोनाना खेतलाजी मेला है ये पाली में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। मातृकुंडिया मेला प्रतापगढ़, मातृकुंडिया मेला प्रतापगढ़, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मातृकुंडिया का जो मेला है ये दोस्तों कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। गौर मेला सिरोही में लगता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपने को सुमेलित नहीं है ये बताना था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का करण कहा गया? राजपुताने का, राज से रा याद रखना, राज से रा याद रखना, यानी कि राय सिंह को राजपुताने का कर्ण है वो कहा गया है। एक है दोस्तों कलयुग का कर्ण, एक है कलयुग का कर्ण। दोस्तों कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? तो लूणकरण को कहते हैं, कलयुग का कर्ण लूणकरण को, ठीक है। और राजपुताने का कर्ण राय सिंह को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लकड़ी के खिलौने बनाने का काम मुख्यतः कहाँ होता है? लकड़ी के खिलौने बनाने का मुख्यतः काम है वो कहाँ होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये होता है दोस्तों उदयपुर व सवाई माधोपुर में, उदयपुर व सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की किस रियासत के दमन चक्र की विस्तृत रिपोर्ट बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा नामक समाचार पत्र में प्रमुखता से छापी थी? राजस्थान की किस रियासत के दमन चक्र की विस्तृत रिपोर्ट बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा नामक समाचार पत्र में प्रमुखता से छापी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मेवाड़। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, मेवाड़, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बताइए, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध निम्नलिखित में से कौन से किसान आंदोलन से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये 1919 में मेवाड़ में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ठीक है, उसकी उसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के द्वारा जांच की गई थी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कांतिलाल चौथानी तथा जमाल शाह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? कांतिलाल चौथानी तथा जमाल शाह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल से। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, कानड़ प्रबंध के रचयिता कौन है? कानड़ प्रबंध के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों पद्मनाभ। ठीक है, पद्मनाभ नाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस त्योहार पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है? राजस्थान के किस त्योहार पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बछ बारस। बछ बारस, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को क्या करना है? पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, देवनारायण जी का मेला है। दोस्तों देवनारायण जी का मेला ये भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वीर फत्ताजी मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अष्टमी के दिन नहीं, ये नवमी के दिन बढ़ता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फत्ताजी मेला है वो बढ़ता है। तेजाजी मेला है ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असंगत युग्म है। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है गौरी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा गौरी। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ढूंढानी का। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ढूंढानी का। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से भील जनजाति का कौन सा वस्त्र कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है? बताइए दोस्तों, भील जनजाति का कौन सा वस्त्र कमर से ऊपर के हिस्से में पहना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फेंटा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फेंटा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाट्य श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होता है? निम्न में से कौन सा नाट्य श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रासलीला। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रासलीला। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, जयनारायण व्यास से संबंधित तथ्य है। जयनारायण व्यास से संबंधित है कौन सा तथ्य है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, इन्होंने बंबई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। किसने? जयनारायण व्यास ने, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास ने उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन और आंदोलन क्यों नामक पुस्तक लिखी, ये भी बिल्कुल सही बात है। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष जे.एन. व्यास थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मारवाड़ लोक परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, वो थे दोस्तों कौन? तो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और दोस्तों जयनारायण व्यास प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के मतलब उद्घाटन किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो उद्घाटन है वो दोस्तों जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा। तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 है वो गलत है, 1 और 2 इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह ने अधिमिलन पत्र यानी कि विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? जोधपुर महाराज हनुमंत सिंह ने अधिमिलन पत्र यानी कि विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये हस्ताक्षर किए 9 अगस्त 1947 को। 9 अगस्त 1947 को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रजामंडल है? बताइए, जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रजामंडल है?
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर प्रजामंडल। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में ये हुआ था, ठीक है, 1942 में। और दोस्तों इसका प्रमुख निर्णय निर्णय है वो क्या निकला था, इसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल है वो भाग नहीं लेगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दूधवा खारा किसान आंदोलन निम्न में से किस रियासत से संबंधित था? दूधवा खारा किसान आंदोलन निम्न में से किस रियासत से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर रियासत से संबंधित था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस मेवाड़ राणा के शासन को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस मेवाड़ महाराणा के शासन को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? राइट आंसर हो जाएगा राणा जयत्र सिंह को। राणा जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 3 के अंदर अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39 में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विधानमंडल की बैठकों के मध्य कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता? विधानमंडल की बैठकों के मध्य कितने माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 6 माह। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 माह। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे? बताइए कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल है ये लोकसभा के सभापति नहीं रही, ये राष्ट्रपति रह चुकी है, ठीक है। बाकी तीनों बलराम जाखड़, सोमनाथ चटर्जी और पी ए संगमा ये लोकसभा के सभापति रह चुके हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? बताइए, रिट क्षेत्राधिकार यानी कि रिट जारी की जाती है तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अनुच्छेद 226 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब देखिए, भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का नहीं है? जिला प्रशासन का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, कानून व्यवस्था को लागू करना, सरकार का भू राजस्व एकत्रित करना, राजनीतिक कार्यों की समीक्षा करना। तो दोस्तों इसमें राजनीतिक कार्यों की जो समीक्षा करना है ये जिला प्रशासन का कार्य नहीं है। जिले की नगरीय तथा ग्रामीण जनता का कल्याण करना ये है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? बताइए कौन सा भाग है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 11। भाग 11। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे, बिल्कुल सही बात है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है दोस्तों? सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बताइए, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों लेमडक। लेमडक शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न में से किस आधार पर उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है?
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को निम्नलिखित या निम्न में से किस आधार पर उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए साबित कदाचार के आधार पर, उनकी असमर्थता के आधार पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, ए और बी दोनों के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे 51 से 55 तक। देखिए एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा 46, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए किस प्रकार का रोगजनक जल जनित हिपेटाइटिस ए का कारण बनता है, बताइए दोस्तों कौन सा रोगजनक जल जनित हिपेटाइटिस ए का कारण बनता है, तो वो है दोस्तों वायरल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों बोलते हैं गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कांच से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही, कांच से। नेक्स्ट निम्न धातुओं में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर जल के साथ तेज क्रिया करती है, बताइए निम्न धातुओं में से कौन सी धातु कक्ष ताप पर जल के साथ तेज क्रिया करती है, तो वो है दोस्तों इसमें कैल्शियम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब अपन कंप्यूटर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 6 के अंदर, और ये भी दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ऐसे ही प्रश्न है वो दोस्तों परीक्षा में पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आपको ये मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है दोस्तों राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और साथ ही दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपके पास निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। अब देखिए कंप्यूटर के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है। शिफ्ट प्लस F3 अगर अपन दबाएंगे तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है दोस्तों यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस यानी कि बड़े अक्षर, लोअर केस यानी कि छोटे अक्षर, और लिटिल केस यानी कि शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये कार्य है शिफ्ट प्लस F3 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्न में से कौन सा था। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन है वो दोस्तों कौन सा था, तो उसका नाम था आर्ची। क्या नाम था, आर्ची। और ये दोस्तों 1990 के अंदर ये सर्च इंजन आया था, एलन एमटेज, ठीक है, के द्वारा ये विकसित है वो किया गया था, एलन एमटेज के द्वारा 1990 में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने देता है, कौन उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ एक फाइल भेजने देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अटैचमेंट। नेक्स्ट आगे देखिए MS पावर पॉइंट 365 में किसी प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट चित्रों को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों इंसर्ट मेनू का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है। CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है लेजर किरण की, लेजर किरण की। तो यहाँ पर इसमें
ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है। इसमें देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा 13 जनवरी 2025 को कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुभारंभ किया गया? दोस्तों, ये लाडेसर अभियान का जो शुभारंभ है, ये दोस्तों कहां से किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर से किया गया दोस्तों ये। ठीक है, कहां से? जयपुर से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 एयर एक्सरसाइज का दूसरा चरण राजस्थान में कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों, तरंग शक्ति 2024 एयर एक्सरसाइज का दूसरा चरण राजस्थान में कहां आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मरु महोत्सव 2025 जैसलमेर 9 से 12 फरवरी 2025 में आयोजित प्रतियोगिताओं में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना है। मिस्टर डेजर्ट मरुश्री धीरज पुरोहित जैसलमेर को मिला है, ये पुरस्कार बिल्कुल सही है। मिस मुमल का पुरस्कार है वो कोमल बीकानेर को मिला है, बिल्कुल सही है। मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत जोधपुर को मिला है। और मूच प्रतियोगिता का जो पुरस्कार है वो दोस्तों गगन राजवंशी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मूच प्रतियोगिता का जो पुरस्कार है वो दोस्तों नरसिंह चौहान को मिला है ये। ठीक है, नरसिंह चौहान को, गगन राजवंशी इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश के विभिन्न राज्यों में 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किए गए नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने नगरीय निकायों को शामिल किया गया है? राजस्थान के कितने नगरीय निकायों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सी नीति 8 दिसंबर 2024 को घोषित की गई? प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सी नीति 8 दिसंबर 2024 को घोषित की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन यहाँ पे करंट अफेयर्स से 5 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों अपन भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड 2023-24 में पोली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का पुरस्कार है वो दोस्तों किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जसप्रीत बुमराह को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कहां आयोजित हुई? तो दोस्तों ये आयोजित कहां पर? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के किस मिशन को इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किस मिशन को इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रोबा 3। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों भारत का 71वां स्थान रहा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गणित का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया दोस्तों किसे? तो मिशेल टेलग्रांड को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिशेल टेलग्रांड को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 71 नंबर प्रश्न है, चप्पल का विलोम होता है, बताइए चप्पल का विलोम है वो क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चप्पल के विलोम के बारे में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंभीर। नेक्स्ट आगे देखिए, छोटा बन जाने की योग कला
को इनमें से क्या कहते हैं? छोटा बन जाने की योग कला को इनमें से क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लघिमा। क्या बोलते हैं? लघिमा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर भूतकाल में देखिए था या थी का प्रयोग होगा और था या थी का प्रयोग किस में हुआ है? पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो ये भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों इसमें देखिए इसमें सुग्गा पिक मधुप, सुग्गा पिक मधुप, ये दोस्तों परस्पर जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? डाकिया चिट्ठी लाया में कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सुमन है, ये बसंत का पर्यायवाची शब्द है, वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द दे रखा है डी नंबर ऑप्शन वाला विकृत, ठीक है। तो ये इसमें गलत दे रखा है। ये पहला नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अभिवादन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिवादन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो वो है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष यानी कि जो ये पहला नंबर का ऑप्शन है ये इसमें शुद्ध विकल्प है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आहट, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वट, वट आ रहा है ना, इसमें देखिए इसमें भी हटा रहा है, इसमें भी हटा रहा है, इसमें भी हटा रहा है, इसमें वट आ रहा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है एक वचन पुल्लिंग। एक वचन पुल्लिंग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा है वो कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, देखिए डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिप्शंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उसको, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों विसंगति। क्या हो जाएगा? विसंगति। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। सटीक और शुद्ध वाक्य को क्या करना है? पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। ये जो वाक्य है ये दोस्तों शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसमें देखिए दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, ठीक है, तो चिंतनीय नहीं चिंताजनक है। उसके प्राण खत्म हो गए, तो दोस्तों उसके प्राण निकल गए ये होना चाहिए था, ये गलत दे रखा है। मुझे भारी दुख हुआ, तो दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ, भारी क्या भारी इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? बिजली का पर्यायवाची है वो सौदामिनी है। क्या है? सौदामिनी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। दोस्तों ये इसमें गलत दे रखा है। देखिए हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, तो यहाँ पे अधिकतर पहले आ रखा, ठीक है, ये बाद में आना चाहिए था। तो ये क्रम संबंधी अशुद्धि है वाला वाक्य है दोस्तों। ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 91 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एक्टिव वॉइस। बताइए इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? इसका एक्टिव वॉइस बनेगा दोस्तों पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान भरना है। इसमें देखिए प्लेयर्स प्ले व्हेन द कोच कम्स बैक। बताइए प्ले दे रखी है यहाँ पे वर्ब, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी प्लेइंग। विल बी प्लेइंग, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, खालिस्तान भरना है दोस्तों, ठीक है, टेक्निकल वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों भरने हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द चेयरमैन वाज फोर्स्ड टू हिज पोस्ट। अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद पड़ा, तो क्या छोड़ना पड़ा? छोड़ना या त्यागना? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए छोड़ना या त्यागना किसमें? ये देखिए त्यागना, एब्डिकेट, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खालिस्तान में ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्जन ऑफ निर्वासन। निर्वासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? निर्वासन को इंग्लिश में बनिशमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बनिशमेंट। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनिशमेंट। 95 नंबर का प्रश्न है, देखिए इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश अपने को सेंटेंस बनाना है। देखिए इस सवाल का जवाब क्या होगा? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको अपन इंग्लिश में है वो कैसे लिखेंगे? देखिए व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए दे वर इन द क्लास, दे वर इन द क्लास, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वे कक्षा में थे, वे कक्षा में थे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। बताइए कौन सा सेंटेंस है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, कोमा वोमा के साथ में सब कुछ लगे हुए बिल्कुल सही किसमें है दोस्तों? यहाँ पर देखिए इट्स ए ब्यूटीफुल डे इजंट इट। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही वाज
ही वाज क्यूर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। बताइए दोस्तों, यहाँ पे खालिस्तान है, तो खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योर ऑफ यानी कि बुरी लत या बुरी आदत से छुटकारा पाना, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑफ का प्रयोग होगा। आगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से। खालिस्तान बनना है, देखिए सी डिड द जॉब विथआउट एंथुसियम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसमें कौन से डिटरमिनर का प्रयोग होगा? तो दोस्तों इसमें मच का प्रयोग होगा। किसका? मच का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट वर्ड। दोस्तों खालिस्तान बनना है, यहाँ पर देखिए श्रिंक दे रखा है वर्ब, ठीक है। यहाँ पर देखिए द ऑफ द ड्रेस लेड टू द मिसफिट, तो यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में? दोस्तों इसमें खालिस्तान के अंदर देखिए श्रिंकेज आएगा, इसमें क्या जाएगा? श्रिंकेज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि सिकुड़ना जिसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आगे देखिए पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। इसमें देखिए दोस्तों बताइए कि कौन सा इसमें सही है। देखिए यहाँ पे दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, ठीक है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से। इसमें देखिए सी इज द लीडर ऑफ द पार्टी, सी इज द लीडर ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हु इजंट द लीडर ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, आई एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया डायरेक्ट स्पीच। बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लाइम्ड विथ वंडर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया आई सेड आई, ठीक है, क्या होगा जो इसमें दोस्तों? ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन द पैसिव वॉइस। दोस्तों यहाँ पर देखिए एवरीवन कॉल्स हिम ए, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पेसमेकर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फोर चॉइसेस गिवन। खालिस्तान भरना है। देखिए ही डाइड दैट ही सेव द किंग में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें मे का प्रयोग होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देख सकते हैं यहाँ पे आप, अब अपन गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5 से 10% हो जाने के कारण मोहन को एक वर्ष में 55.50 रुपए की हानि होती है, तो मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5 से 10 हो जाने पर यानी कि कितना लॉस हुआ दोस्तों? लॉस है वो 1.5 का हुआ। कितने का हुआ? 1.5 का। तो यहाँ पर देखिए 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 55.50, ठीक है। 1.5 बराबर 55.50 है। तो दोस्तों अब इसमें देखिए इसमें इतना हो गया। अब इसके अंदर आगे देखिए दोस्तों कि मूलधन का, अब ये सीधा सा मैं आपको बताऊं कि इसको 1.5 बटे 100 इंटू 55.50, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3700। कितना हो जाएगा? 3700। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, यानी कि इसका सीध या तो इसका 1% निकाल लीजिए। ठीक है, 1% अगर नहीं निकालो तो इसका 100% निकाल लीजिए, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही 3700। आगे देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपए और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है? दोस्तों चौथे में 12,000 कितनी थी? 900, और पांचवे में 14,250। तो दोस्तों माइनस कर लीजिए, कितना बचा? दोस्तों ये बचा 1350। कितना बचा? 1350। अब ये एक वर्ष का है दोस्तों, ये 1350। ठीक है, एक वर्ष का है 1350। अब 1350 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1350 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना जाएगा? 5400। कितना जाएगा? 5400। ठीक है, अब ये 5400 है, ये 4 साल का क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। अब ये 12,900 में से 5400 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 7,500। ये 7,500 क्या है? अपना मूलधन हो गया। ठीक है, अब अपने को दर निकालनी है, तो दोस्तों ब्याज कितना हो गया? 5400। कितने साल का? 4 साल का। यानी कि सीधा सा यहाँ पे लिख लीजिए, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, यानी कि 5400 इंटू 100 बटे 7500। मूलधन कितना है? 7500 इंटू 4। बस काट लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 25 से काट लीजिए इसको, ये 3 बार कट गया, ये 2 बार 50, फिर 4 बचे, फिर 1, फिर 6 बार कट जाएगा, यानी कि 216। 216 में देखिए किससे कट रहा है क्या वो? 216 बटे 12 कर लीजिए, तो दोस्तों 216 बटे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा 18%। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्दी बटे 100 प्लस वर्दी इंटू 100। वर्दी कितने की हुई है दोस्तों? 20 की, बटे वर्दी प्लस 100 यानी कि 120 इंटू दोस्तों 100। बस काट लीजिए, ये कितनी बार गया? 6 से 20 से 6 बार कट गया, 100 में 6 का भाग दे लीजिए, कितना जाएगा? 16 सही 2/3%। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की वार्षिक वृद्धि दर होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? सीधा सा है दोस्तों, 1,76,000, 1,76,000 इंटू 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100। बस काट लीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये दोस्तों 5 से 2 बार कट गया, ये 21 बार कट गया। ठीक है, ये इसको काटा तो दोस्तों 8 दूनी 16। ठीक है, 1 और 8, ये 2 से ये कट गया। अब दोस्तों कितना बचा? 21 इंटू 88 इंटू 105। तो दोस्तों यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी 1,94,481। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रम मूल्य पर 1/7% की हानि होती है। ठीक है, यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत है वो दोस्तों क्या होगा, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए मान लीजिए कि एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7% की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना कि क्रम मूल्य है वो दोस्तों x मान लिया। ठीक है, और हानि हुई है दोस्तों x/7। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों x माइनस 144 बराबर x/7। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 144 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 7x माइनस 1008
बराबर x, ठीक है। तो सीधा सा मैं आपको बोलूं तो एक x कम हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1008/6 कितना आ जाएगा, 168, ठीक है। 1008/6 168 आ जाएगा। और दोस्तों विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य, ये तो अपना क्रम मूल्य आ गया 168, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बटे क्रम मूल्य इंटू 100। तो यहाँ पर दोस्तों विक्रम मूल्य और क्रम मूल्य में अंतर कितना हो गया, 21 का। तो 21/168 इंटू 100 कर लीजिए, 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सीधा सा है, 100/900 इंटू 100, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कट गए। और दोस्तों यहाँ पर 100 में 9 का भाग दे लीजिए, 100 में 9 का भाग दोगे तो दोस्तों 11 से 1/9% आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 11 से 1/9%। आगे देखिए, एक दीवार की घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रम मूल्य 380 एवं 5% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हो। 5% की छूट देने के बाद में दोस्तों 25% का लाभ हो, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि 380 है, इसमें 5% की छूट देने के बाद में लाभ कितना 25% हो, यानी कि 380 इंटू 125/95, ठीक है। तो ये 5 से कितनी बार कटा, ये दोस्तों 5 से 25 बार कटा। ये कितनी बार कटा, तो ये 19 बार कटा, ठीक है। ये 19 दूनी 38, ये 20 बार कट गया। अब 20 इंटू 25 कर लीजिए, 20 इंटू 25 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 500। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 11 प्रेक्षणों का औसत 10 है, 11 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 10 है, ठीक है। तो सीधा सा है, 11 इंटू 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। 6 प्रेक्षणी का औसत 9 है, तो यहाँ पर 6 इंटू 9 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत 11 है, तो 6 इंटू 11 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 66, ठीक है। छठा प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। छठा प्रेक्षण है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों 54 और 66 को जोड़ के 110 में से घटा दीजिए। 54 और 66 है वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 120 हो जाएंगे। और 120 में से 110 गए तो कितना बचे, 10। तो यहाँ पे छठा प्रेक्षण कितना होगा, 10। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, यदि इनमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। दोस्तों देखिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है, तो दोस्तों 4 इंटू 8 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। और अगली संख्या को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आपको संख्याएं जोड़नी है। देखिए यहाँ पे 32 तो आ गया, 8 चौका 32, ठीक है। अब इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑप्शन के अनुसार देखिए दोस्तों, विषम संख्या कौन कौन सी है, 4 क्रमागत विषम संख्या, तो मैं आपको बोलूं 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 संख्याओं का योग है वो दोस्तों 32 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 + 5 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 15 और 9 कितने होते हैं, क्या 32 होते हैं, नहीं होते। तो 3 को काट दीजिए, ठीक है। अब अपने पास बची दोस्तों देखिए 5, 7, 9 और 11, तो 9 और 11 कितने होते हैं, 9 और 11 होते हैं 20, 20 और 5 कितने होते हैं, 25, 25 और 7 कितने होते हैं, 32। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 4 संख्या है क्रमागत, ठीक है। 32 इनका टोटल आ गया 4 संख्याओं का। अब इसमें 5वीं संख्या और जोड़ दी जाती है, 5वीं संख्या कौन सी है, 13। तो 32 में अगर अपन 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 45। और संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो 45 में 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 7 संतरे, 28 सेब और 42 आमों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों।
7 संतरे, 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 7, 28 और 42, 7, 28 और 42 का मैसअप है कितना होगा दोस्तों, ये होगा 7। मैसअप पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम पंक्ति अपने को ज्ञात करनी है, तो 7/7 प्लस 28/7 प्लस 42/7। ठीक है, तो ये दोस्तों एक 7 से 7 में एक बार गया, ये दोस्तों कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, और ये दोस्तों कितनी बार गया, 6 बार, सॉरी 7 बार। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 11। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 128 में अपन 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 124 बचेगा। ठीक है, 303 में अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 296, और 247 में से 19 गए तो दोस्तों कितने बचे, 228। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 124, 296 और 228 का मैसअप निकाल लीजिए दोस्तों। मैसअप कितना होगा, 4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे किसी आरेख में एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। आरेख को ध्यान से देखें और उत्तर दें। यहाँ पर 117 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 55 से 60 वर्ष के बीच रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई है। 55 से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। ठीक है, तो 55 से 60 में दोस्तों यहाँ पर देखिए 4। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है, 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुई है। दोस्तों 55 वर्ष से अधिक, तो 55 वर्ष से अधिक दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 4, फिर 60 में देखिए, 60 में तो हो गए दोस्तों 4, 65 में देखिए, 65 में है दोस्तों 3, और 70 में है दोस्तों 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 10। नेक्स्ट आगे देखिए 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु की रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई। दोस्तों यहाँ पर देखिए 40 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक तो दोस्तों एक तो है 8। ठीक है, और 55 वर्ष से, ठीक है, और एक है दोस्तों इसमें 5, तो 8 और 5 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 और 7, 8 और 7। ठीक है, 8 और 7 होगा, 8 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 15। तो यहाँ 8 और 7 कितने, 15। ठीक है, 40 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष की आयु से कम, तो 8 और 7 और एक ये है दोस्तों 5। ठीक है, 8, 7 और 5 इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 8 और 7 15, 15 और 5 20। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंजीनियर के संकाय में 2009 से 2010 तक योग्य घोषित उम्मीदवारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये देखिए इंजीनियर की सकाई, ये देखिए ये प्रश्न को छोड़ दीजिए, ये इसमें डायग्राम है वो, ये दूसरा लगेगा डायग्राम, ये वाला डायग्राम है वो दोस्तों इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे, कुछ चेंजेस करना हो तो आपको कमेंट में जरूर बताना है, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।